जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। बच्ची की सास अपनी बेटी में और बहू में भेदभाव तो किया ही करती थी। बहुओं को घर में काम करने की एक मशीन समझा जाता था, वहीं बेटी की हर इच्छा का ख्याल रखा जाता था। मेरी बेटी को ऐसा कपड़ा पसंद है, मेरी बेटी को ऐसा खाना पसंद है, मेरी बेटी को ऐसा श्रृंगार का सामान पसंद है, हर इच्छा का। क्योंकि बेटी एक ही शहर में रहती थी, हर दूसरे तीसरे दिन बच्ची को क्या पसंद है वो भेज दिया जाता था। वहीं बहुओं के ऊपर बंदिश इतनी थी कि वो खाना भी अपने घर में ढंग से नहीं खा सकती थी। बिना रुलाए तो बहुओं को खाना खाने की परमिशन ही नहीं थी। बड़ी बहू के साथ भी अत्याचार हुए थे, पर वो डरती नहीं थी क्योंकि उसके हस्बैंड की नौकरी लग चुकी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ दूसरे शहर में रहती थी, पर वैसे भी उसका स्वभाव बहुत तेज था, तो वो डरा नहीं करती थी। वो पलट जवाब दे दिया करती थी। दूसरे नंबर की जेठानी थी बच्ची की, तो उसका तो इच्छाओं का ख्याल रखा जाता था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे साझा किया था क्यों रखा जाता था। सबसे छोटी बहू को तो ऐसे समझा जाता था कि मानो एक जेल में बंद कैदी हो। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसके मायके वालों की है, ससुराल में उसका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। पति को बिजनेस करवा दिया तो क्या मतलब, उस बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, दोनों माता पिता अपने पूरा ध्यान में रखा करते थे। उस बच्ची के लिए तो उस घर में एक बिंदी के पैकेट की भी वैल्यू नहीं थी कि वो एक बिंदी भी खरीद सकती है। वहीं अपनी बेटी की हर इच्छा का ख्याल रखा जाता था। जो बेटी को पसंद हो, बेटी को, बेटी के बच्चों को, अपने दामाद को जो पसंद हो। वही बात आती है, जो इंसान अपनी बेटी की इच्छाओं का ख्याल रखता है, क्या वो अपनी ननंद की इच्छाओं का ख्याल रखता है? उसका जवाब यही है कि नहीं। क्योंकि जब बच्ची की बुआ सास घर आया करती थी, 3 बुआ सास थी, जब आया करती थी तो उनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता था। उल्टा अपनी बहुओं को बोल दिया जाता था कि कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप करूंगी जो करना है। अपनी बेटी की हर इच्छा का ख्याल है, पर अपनी ही ननंद घर में आती है तो उसको एक कपड़ा करवाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि ये आ गई हैं और इनको देना पड़ेगा। ये स्वभाव था बच्ची की सास का। वहीं घर में यदि कुछ फंक्शन होता है तो उस बच्ची की जो बुआ सास होती है खूब हेल्प करवाती हैं। 3 थी, तीनों ही खूब हेल्प करवाती हैं। आज भी वो हैं, आज भी कुछ फंक्शन हो तो वो अपने भाई भतीजों के घर में खूब काम किया करती है। वृद्ध हैं फिर भी खूब काम किया करती हैं। वहीं बेटी ने कभी पानी का गिलास भी नहीं भरा। वो कहती थी मायके में भाभियां करेंगी, मैं क्यों करूं। पर फिर भी माँ को ये होता था मेरी बेटी की इच्छाओं का ख्याल रखा जाए। अलमारी से कुछ भी सामान बहुएं निकाल कर पड़ा हुआ सामान मेरी बेटी को नहीं देंगी। बाजार से उसकी पसंद का खरीद कर दो। ये नियम सबसे बड़ी बहू के ऊपर लागू था और सबसे छोटी बहू के ऊपर लागू था। बड़ी बहू के तो हस्बैंड की सर्विस थी, तनख्वाह आती थी, उसमें से वो सास ससुर को कभी नहीं दिया करती थी। बड़ी जेठानी ने संपूर्ण अधिकार जता दिया था कि मेरा पति, मेरे पति की इनकम है, ये मेरा है। और वहीं छोटे बेटे और छोटी बहू के ऊपर डेली की कितनी इनकम होती है वो पूरा अधिकार सास ससुर का है। बड़ी बहू यदि ननंद को कुछ बाजार से खरीद कर देती है तो वो उसके बेटे की कमाई का ही था। सास को ये समझ नहीं आता है। वहीं छोटी बहू को अपने मायके से आए हुए पैसों से अपनी ननंद को कुछ देना पड़ता था। बेटी में और बहू में कितना भेदभाव क्यों करती हैं ये महिलाएं ऐसा? आज भी ना जाने कितने घरों में ये ऐसा होता है। जब तुम अपनी बच्ची की इच्छाओं का इतना ध्यान रखते हो तो बहू का क्यों नहीं रख सकते? अपनी ननंद का क्यों नहीं रख सकते?
फिर आते हैं दूसरे हादसे पर। बच्ची ससुराल में सब कुछ धीरे धीरे सीखने का प्रयास करती है। सास के ताने रुकने का नाम नहीं होता है। हर दिन वो बच्ची के माता पिता को अपमानित तो करती ही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जब बच्ची की माँ को गाली ना निकाले या बच्ची के पिता को गाली ना निकाले। बच्ची को ये एक शब्द रोज कहा जाता था। माँ ने और कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ मेकअप करना सिखाया है, जूड़े बनाकर बाजार में धक्के खाना सिखाया है। बच्ची को बहुत चुभा करता था ये शब्द। चाहे बच्ची के पिता ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला, किसी चीज़ की बच्ची के लिए कमी नहीं थी, पर बच्ची के पिता बहुत मर्यादा में रहते थे। कुछ भी बच्ची को सामान चाहिए होता था तो बच्ची को खुद ला कर दिया करते थे। बच्ची की माँ को भी कभी याद नहीं आता कि कभी वो बाजार में गई हो, और बच्ची के लिए जब ऐसा शब्द उसकी सास बोला करती थी तो बच्ची को अंदर ही अंदर रोना आता था कि एक मेरा श्रृंगार करने से मेरी सास को इतनी तकलीफ है कि हर वक्त मेरे माता पिता को गाली निकालती है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, मेकअप करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि चोटी बनाना भी छोड़ दिया। बच्ची ससुराल में काम करती है तो ससुराल में बच्ची को परमिशन नहीं होती है कि डिश वॉशर से वो बर्तन साफ कर सके, लिक्विड वॉश से या बर्तन मांजने के किसी विम बार से वो बर्तन साफ कर सके। बच्ची के सामने राख रख दी जाती है, जो चूल्हे की राख होती है, हालांकि बहुत अच्छी होती है वो, पर बच्ची को उससे इन्फेक्शन थी। बच्ची के हाथ फट जाया करते थे, बच्ची के हाथों से खून निकलने लग जाता था। जब बच्ची मायके से वापस आया करती थी तो उसकी माँ जो थी बच्ची की, पूरे साल भर बच्ची के आराम से वो बर्तन साफ करने का जो साबुन आता है वो बच्ची के लिए चल सके उतना डाल दिया करती थी। बच्ची के कपड़े धोने का साबुन भी बच्ची के साथ इतना डाल दिया करती थी ताकि बच्ची को एक साल दिक्कत ना हो। शैम्पू, तेल, सब ये सुविधाएं बच्ची के मायके से आया करती थी। बच्ची को किसी भी चीज़ को इतना सब कुछ आने के बावजूद भी बच्ची को किसी चीज़ को यूज़ करने की परमिशन नहीं होती थी। सास को गुस्सा आता था कि इसकी माँ ने साबुन वहां से भेज दिया बर्तन धोने का। सास ने वो साबुन उठाए और जो साइंटिस्ट की पत्नी थी जो गांव में रहा करती थी उठाकर उसको दे दिए कि देखती हूँ कब तक मायके से लाती है। बच्ची के हाथों से राख से जब वो बर्तन साफ करती है बच्ची के हाथों से खून आने लगता है, पर सास को दया कहाँ आती है। बच्ची को महीने की जो दिक्कत होती है उसमें बच्ची को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। ऐसी तकलीफ में वो बच्ची एक दिन में 3-3, 4-4 टैबलेट लेकर वो काम किया करती थी। ससुर को कभी कभी लगता था कि इसको इन दिनों में इतनी दिक्कत होती है, बच्ची को चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती है, वो सारा दिन उसके पेट में दर्द रहता है, तो ससुर कभी कभी बोला करते थे कि डॉक्टर को दिखा दे, पर सास मतलब ही नहीं। इसकी भी दवाई वो बच्ची जब मायके जाया करती थी उसके माता पिता दिलाया करते थे। 1 साल की पेट दर्द की दवाई भी माँ साथ में डाला करती थी। वहीं पिता के सामने हर वक्त बोला जाता था कामचोर है ये इसलिए रोती है, कोई इसका पेट दर्द नहीं होता है। खाने को लेकर तो ताने हर वक्त जारी थे। खाना ढंग का नहीं बनाती है, सब्जियां बिगाड़ देती है, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। पति टिफिन लेकर अपनी दुकान पर जाया करते थे तो रोजाना घर में दाल ही बना करती थी, जिसमें बच्ची को परमिशन नहीं थी कि वो प्याज या टमाटर का तड़का लगा सके। घर में कमी कुछ नहीं थी, पर बच्ची के लिए नियम थे। वो खुद जैसे चाहे वैसे कर सकती हैं, पर बच्ची को परमिशन नहीं थी कि वो दाल में प्याज और टमाटर का छौंक लगा सके। सिर्फ नमक मिर्च का उसमें दाल में छौंक लगा करता था। उस बच्ची का पति रोज आकर अपने माता पिता से बोलता था कि रोज टिफिन में दाल डाल देते हो, कुछ तो ढंग का बना दिया करो। घर में कमी नहीं थी। पिता दाल ही खाया करते थे क्योंकि उनके दांतों की दिक्कत थी, दांत नहीं थे ससुर के बच्ची के। और पिता
के सामने सास बोल दिया करती थी कामचोर है, बनाती नहीं है। ससुर भी डांट दिया करते थे कभी कभी, जब ये रोज बोलता है, रोज इसके टिफिन में दाल क्यों डालते हो। वहीं सास देखती थी कि ससुर घर पर नहीं है या बच्ची के पति घर पर नहीं है, जाकर बहू से बोल दिया करती थी कि मेरे पति की कमाई लगी है अभी तेरे पति की दुकान में, जब तेरी अपनी कमाई शुरू हो जाए तब करना अपनी मर्जी से। बच्ची को परमिशन नहीं दी जाती थी कि तुम अपनी इच्छा से कुछ एक्स्ट्रा सब्जी बना सको। बच्ची डर के मारे ना पति से बोल पा रही है ना ससुर से बोल पा रही है, चुपचाप ससुर की भी गालियां सुनती है। कभी कभी पति भी गुस्सा किया करता था, माँ भी बोलती है तब भी तुम बनाती नहीं हो, और पत्नी को रोक दिया जाता था कि नहीं बना सकती हो तुम। ससुर के सामने बोल दिया करते थे मैं तो बोलती हूँ इसको, पर ये कामचोर है, इसको 2 सब्जी बनाने में आलस आता है। कैसी कैसी सिचुएशन को वो बच्ची हैंडल करे, वो बच्ची समझ ही नहीं पा रही थी। मैं इनके स्वभाव को संभालूं या इस रोक टोक को संभालूं या खुद में क्या क्या सुधार करूं, कैसे सुधार करूं। हर दिन बच्ची को एक ही ख्याल आता था कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं। उसमें भी असफल रही वो बच्ची। ना माता पिता से वो साझा कर पाती थी, ना पड़ोस में किसी से साझा करना। पड़ोस के जब लोग आते थे तो उनके सामने कहा करती थी ऐसे ही गवार हमारे गले में डाल दिए, कुछ नहीं आता है, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। 2-4 पड़ोसी भी हुआ करते थे, नमक मिर्ची मिला कर जाया करते थे, हंसा करते थे, कैसी बहू है आपकी, इसको अपनी ओढ़नी संभालनी नहीं आती, इसको घूंघट संभालना नहीं आता, इसका घूंघट इधर से लटकता है, दुपट्टा इधर से लटकता है, कपड़े ऐसे उल्टे पुल्टे इसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हर चीज़ को क्योंकि संभाल ही नहीं पाती थी। साड़ी नहीं पहनोगी, घूंघट कम नहीं होना चाहिए, मुझे पता है तुम गोरी हो, तुम्हारी थोड़ी दिखती है, घूंघट नीचे करो। किसी भी तरह के दरवाजे से बाहर तो देखने की बहू को परमिशन ही नहीं थी। हाँ, उसके पति जरूर उस बच्ची को हमेशा संभाला करते थे, एक दिन सब अच्छा होगा, बस तो हिम्मत मत हारना। हर दिन उसके पति उसको ये समझाया करते थे। हालांकि बच्ची ने बातें शेयर करना, साझा करना पति से छोड़ दी थी, पर पति को पता था कि मेरी माँ का स्वभाव कैसा है, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो दौर देखा था। और बच्ची के साथ साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल उस बच्ची के पति के साथ भी चल रहा था। उसके भाइयों का अत्याचार, उसकी माँ का अत्याचार। सिर्फ एक बहन ने और पिता ने अत्याचार नहीं किया, ठीक है, माँ के गलत सपोर्ट की वजह से वो बच्ची का थोड़ा सा स्वभाव ऐसा था कि वो अपनी भाभीियों की सहायता नहीं किया करती थी कभी, पर कभी चिक चिक करना या कभी लड़ाई झगड़ा करना वो भी नहीं किया करती थी। ये सब कितनी देर तक एक इंसान कितने सालों ये ऐसा एक ही जैसा अत्याचार कितने सालों सहन कर सकता है। 7 साल तक उस बच्ची के साथ यही होता रहा। फिर जब गर्भवती होती है तब थोड़ा सा प्रेम दिखने पर वो बच्ची फूली नहीं समाती है। मम्मी ध्यान रखती है अब तो मेरा, मम्मी ख्याल रखती है अब तो मेरा, अब तो मेरे से प्यार करती है। बहुओं को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, काम से वो नहीं थकती हैं, इतना ही चाहिए कि आप प्यार से हैंडल करो उनको। बच्ची के मायके से बच्ची के पिता का फोन आता है, बच्ची की माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है। बच्ची के पिता बच्ची के ससुर से परमिशन मांगते हैं कि बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। बच्ची की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बच्ची के ससुर बच्ची के पिता को परमिशन दे देते हैं, वहीं माँ मना कर देती है, मेरे से काम नहीं होता है, मैं तेरे पति के कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए नहीं हूँ। बच्ची मायके चली जाती है, बच्ची की माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। बच्ची की माँ का ऑपरेशन होता है। 20 दिन तक वो बच्ची की माँ अपने आप से बिस्तर पर उठकर बैठ भी नहीं पाती है। बच्ची के ससुर जी वापस बच्ची के पिता को फोन करते हैं कि मैं बच्ची को लेने के लिए आ रहा हूँ।
बच्ची के पिता फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तो बच्ची की माँ बैठ भी नहीं सकती, आप कुछ दिन बच्ची को और छोड़ दीजिए। पर बच्ची की सास का प्रेशर होता है कि इसके पति का खाना मेरे से नहीं बनता, इसके पति के कपड़े मैं नहीं धो सकती हूँ, उसको बोलो आकर अपने पति को संभाले। वो ये भूल जाती हैं कि बेटा तो आप ही का था। बच्ची के ससुर जी बच्ची को लेने के लिए उसके मायके चले जाते हैं। बच्ची के घर में, मायके में बच्ची के एक मामा की लड़की रहा करती है, 8 साल की बच्ची। बच्ची के ससुर जी उस बच्ची को पूछते हैं कि क्या तुम खाना बना लेती हो, सारे घर का काम कर लेती हो। नौकर चाकर खूब थे बच्ची के घर में, पर वो जेंट्स थे। बच्ची के मायके में जो बच्ची के पिता का जो व्यापार था, उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। लेडीज का काम तो लेडीज ही कर सकती है। 8 साल की बच्ची कैसे संभाल पाएगी, किसी का ऑपरेशन हो रखा है, उसकी केयर कैसे कर पाएगी। पर बच्ची के ससुर जी बच्ची की सास के प्रेशर में आकर बच्ची के पिता से कहते हैं ये बच्ची कर लेगी। छोटी सी बच्ची होती है, उसको लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, वो बोलती है हाँ मैं कर लूंगी। कोई सोचे जरा, 8 साल का बच्चा क्या खाना बना सकता है? 8 साल का बच्चा क्या घर में साफ सफाई कर सकता है? 8 साल का बच्चा क्या 40-50 साल की महिला को उठा सकता है कंधा देकर? उस सिचुएशन में बच्ची के ससुर जी बच्ची को मायके से वापस ससुराल ले आते हैं। आते ही बच्ची को खूब डांट पीटती है। मैंने 20-25 दिन का कहा था, तूने महीना 1.5 महीना लगा दिया। मैं तेरे पति की नौकर हूं क्या? एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा बोलती है। वो सुबह 9 बजे व्यापार पे जाता है, रात को 11 बजे आता है। उसके पहनने के कपड़े नहीं धुले होते हैं। बच्ची जब मायके होती है तो बच्ची का हस्बैंड अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि एक ही शहर में रहती है। बहन से रिक्वेस्ट करता है मेरे कपड़े गंदे हैं, धो देना। बहन आती है, कपड़े धो देती है। उसके लिए बच्ची को खूब सुनाया जाता है, मेरी बेटी तेरे पति के कपड़े धोने के लिए। यदि बहन ने भाई के कपड़े धो दिए या भाई को कभी खाना बनाकर खिला दिया तो कौन से रजिस्टर में लिखा जाता है कि नहीं कर सकती बहन अपने भाई के लिए। बहन तो ऐसी होती है कि ममता की मूरत, मां के बाद सिर्फ एक बहन ही होती है जो अपने भाई से जुड़ी रहती है। फिर उस बच्ची के ऊपर वो पहाड़ टूटता है कि उसकी सास कहती है मेरी बेटी ने तुम्हारे पति के कपड़े धोए, मेरी बेटी को क्या तुम्हारे घर की नौकर समझते हो? बच्ची कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से सुनती है। जिस हालात में बच्ची अपनी माँ को छोड़कर आती है उसको बहुत दुख होता है। सास बिल्कुल स्वस्थ होती है, बस उससे अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाया जाता। घर में जो भी महिला के छोटे बड़े काम होते वो नहीं कर सकती है। पर बीमार आदमी यदि बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, वो मर जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। बच्ची के पिता को और माँ को इतना दुख होता है। बच्ची के पिता कहते हैं कि सच में बेटियां पराई होती हैं, शादी के बाद बच्चियों पे अधिकार नहीं दिखा सकते। जब बच्ची को वहां से विदा करते हैं, बच्ची की माँ खूब रोती है। हमेशा हर बार बच्ची की माँ जब बच्ची को विदा करती है वो रोती नहीं है, उसको लगता है कि मेरी बेटी रोएगी, पर उस वक्त खूब रोती है। एक माँ की ममता होती है कि मेरी इच्छा से मैं बेटी को रोक नहीं सकी, मेरी तबीयत स्वस्थ नहीं है। हमेशा बेटी जब मायके से ससुराल जाती है तो बेटी का जो सूटकेस होता है माँ अपने हाथों से पैक करती है। पहली बार होता है, क्षमा चाहूंगी, पहली बार होता है जब बच्ची खुद से अपना सूटकेस पैक करती है। बच्ची को कपड़े अच्छे से रखने नहीं आते हैं, क्योंकि बच्ची ने मायके में कभी काम किया ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कपड़े भी कैसे समेटे जाते हैं।
हमेशा बच्ची की माँ ही करती है। बच्ची जब अपना सूटकेस पैक करती है तो माँ को रोना आता है, विदा हो जाती है बच्ची। बच्ची जब ससुराल पहुंचती है तो सास की गालियां फिर से शुरू हो जाती हैं। बच्ची की एक कमी कह सकते हैं, इस बच्ची का स्वभाव ऐसा था, जब वो शादी से पहले का स्वभाव उस बच्ची का बता रही हूँ, बहुत बदतमीज पिता के प्यार में। किसी की भी नकल लगा दिया करती थी, किसी को भी कुछ भी कह दिया करती थी, डरती नहीं थी। पता था पीछे सपोर्ट में पिता खड़े हैं। उसको बात करने का सलीका नहीं था, कहाँ क्या बात करनी है। फटाक से किसी से गुस्सा कर लेना, किसी को कुछ भी कह देना। बहुत चंचल, बहुत शरारती, किसी के भी साथ तू मैं कर लेना। बच्ची के पिता चिंता क्या करते थे, इतना लाड प्यार में रही है, इसको तो बात करना भी नहीं आता, ये ससुराल में कैसे संभल पाएगी। वहीं ससुराल में उल्टा ही होता है सब कुछ। बच्ची की सास बच्ची के ससुराल में कदम रखते ही गालियों की बौछार शुरू करती है। तुझे तेरी माँ दिखती थी, तुझे मेरा ख्याल नहीं आया, मैं कैसे काम करूंगी। बच्ची इतनी डर जाती है कि बच्ची के हाथ पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। अंदर ही अंदर उसके एक कंपन पैदा होता है, अब मम्मी डांटेगी। कुछ बोल नहीं पाती है। बच्ची के साथ हर अन्याय मैंने आपसे साझा किया, एक ही बात को बार बार दोहराऊं तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि हर दिन वही शब्द थे, कामचोर, काम को लेकर रोती रहती है, ये हर दिन के शब्द थे, कोई नया नहीं था। कितने भी बार मैं वीडियो में बोलूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। बच्ची सास को पूछा करती थी, मम्मी खाना क्या बनाऊं, तो बोल दिया करती थी मुझे नहीं पता, मुझे मार कर बना दो। बच्ची को उसका जवाब नहीं समझ में नहीं आता था कि क्या जवाब दूं। बच्ची वहां चिपक जाती थी सास के पास, ना हिल पाती थी, ना डुल पाती थी, ना काम कर पाती थी, हाथ पैर मानो उसके सूने हो गए हो। बताया नहीं करती थी, पूछती थी बच्ची मम्मी क्या सब्जी बनाऊं, नहीं बताती थी, और यदि बिना पूछे बना दिया तो डांट खाना। 1 मिनट में ससुर को शिकायत लगा दिया करती थी कि बहू ने बिना बताए मेरे से सब्जी बना दी, मुझे पूछा नहीं जाता कि घर में क्या बनाऊं, मैं घर में जिंदा हूं या नहीं हूं, बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ससुर जी को भी लगता था शायद बहू ऐसी ही करती होगी। चाय का समय होता था तो बच्ची जाकर सास से पूछती थी मम्मी चाय बना दूं, तो सास कहा करती थी कि क्यों पिलाने का मन नहीं है क्या। डर के मारे कभी कभी बच्ची बिना पूछे चाय का समय हो गया चाय बनाकर सास के लिए ले जाती थी, तो बहू को कहा जाता था इसको तो बस बना के रखने की देरी है, ये सोचती है कि फटाफट आफत खत्म हो। बच्ची समझ ही नहीं पाती थी कि वो अपनी सास को हैंडल कैसे करे। अगर कभी सास को बुखार आ गया, तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची पूछती थी कि मम्मी क्या खाना खाओगे, क्या बनाऊं, नहीं दिया करती थी वो जवाब। फिर ससुर को कहा करती थी ये तो मेरी सेवा नहीं करती है, मैं बीमार हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस बच्ची को डर के मारे पूछना ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, चापलूसी नहीं आती थी उस बच्ची को। जो दूसरे नंबर वाली जेठानी थी खूब चापलूस थी वो। हुनर होता है, ये हुनर हर किसी में नहीं होता है, क्योंकि बच्ची ने मायके में कुछ किया ही नहीं तो उसको सीखने में समय लगा। हर चीज में सास का ऐसा व्यवहार, बच्ची एक हर वक्त वो सहमी रहती थी, हर वक्त डरी रहती थी, क्या पता कौन सी बात मम्मी को बुरी लग जाए और वो मुझे डांट दे। बच्ची के सास के मुंह पर एक ही शब्द रहा करता था, जब तू पैदा हुई तुझे बिल्लियां क्यों नहीं ले गई, क्या आफत हमारे गले क्यों पड़ गई।
यही शब्द बच्ची के ससुर को कहा करती थी वो। तो बच्ची के ससुर एक शब्द कहते थे, तुझे आज लगता है कि इस बच्ची को कुछ नहीं आता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बच्ची सबसे होशियार बन जाएगी, वक्त आएगा। तो बच्ची को उन बातों का कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ऐसी बातें ससुर जी क्यों बोलते हैं। समय आने पर अपने आप होशियार हो जाएगी। छोटी छोटी शिकायतें ससुर को लगा देना, छोटी छोटी शिकायतें उस जेठ को लगा देना, छोटी छोटी शिकायतें बेटी को लगा देना। उस बच्ची के मन में इतना उस ससुराल का डर बैठ गया था कि वो जब मायके से वापस ससुराल की तरफ आती थी, जैसे ही ससुराल की सीमा शुरू होती थी, जैसे ही वो एरिया नज़दीक आता था, बेटी की हार्टबीट तेज हो जाती थी कि अब मुझे इस जेल में रहना होगा, पता नहीं वापस कब मायके भेजेंगे। इन सब घटनाओं को सहन करते करते बच्ची को, जब बच्ची गर्भवती होती है और बच्ची के लिए वो एक छोटा सा प्रेम का, चाहे उसको दिखावा कहें या छोटी सी प्रेम की जो झलक दिखाई देती है बच्ची को, अब मेरी सास मेरे से प्यार करती है, अब मेरा ख्याल रखती है, सिर्फ इतना सा कह देने पर कि वजन का काम बच्ची से नहीं करवाना, इतने में ही बच्ची बहुत खुश होती है। मैंने पिछली वीडियो में साझा किया था कि बच्ची के हस्बैंड के साथ भी अवस्था थी उनकी, उनके साथ भी ऐसे कुछ काम करवाए जाते थे। उस वक्त खुद कभी मन नहीं करता था, अपने कपड़े तक बच्चे को दे दिए जाते थे कि मेरे कपड़े धोकर सुखा देना। पढ़ने वाला स्टूडेंट था, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी सब कुछ काम सिखाती हूँ, आप भी सिखाते होंगे, पर पढ़ाई को डिस्टर्ब करके बच्चों की, और हम ये नहीं कहते कि बेटा कुछ काम करो, मेरे घर में खाना बना दो या बर्तन साफ कर दो या साफ सफाई कर दो, ये काम हम नहीं कहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब घटनाएं मुझे ये पता नहीं कि आप क्या सोचते होंगे, पर आज भी बहुत से घरों में ऐसे हादसे होते हैं। उस बच्ची की सास आज संसार में नहीं है, सास ससुर, पर जब वो बच्ची उन बातों को याद करती है ना, तो उसको ये महसूस होता है कि मानो घटित हो रहा हो। और ये अभी तक जितने भी मैंने हादसे बताए, ये तो कुछ भी नहीं है। सुनने वालों को शायद लगे कि इतना कैसे कोई इंसान कर सकता है। उस बच्ची को भी लगता था कोई इंसान कैसे बेटी में और बहू में इतना अंतर कर सकता है। पर संघर्ष तो सास ससुर के जाने के बाद शायद हजारों लाखों गुना बच्ची के जीवन में बढ़ गया, उन भाइयों के द्वारा। माता पिता के जाने के बाद बहू और बड़े बेटे को डर था माता पिता का, माँ का, इसलिए वो डर के मारे थोड़ा सा मर्यादा में रहा करती थी। सास ससुर के जाने के बाद बड़ी जेठानी ने अपने दोनों देवरों को खूब गंदी गंदी गालियों से सम्मानित करना शुरू कर दिया। देनियाँ थी जो, उन बच्चियों को भी खूब गालियाँ दिया करती थी। उसको लगता था सास ससुर तो चले गए, अब तो मैं हूँ सबसे बड़ी, मैं जो चाहूँ जैसे गालियाँ निकाल सकती हूँ सबको। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूँगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।